इसलिए आप सब जो है जनगणना के बारे में जो है अच्छे से जो है देखिएगा। जो यूपीएसआई में 100% जो है इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो जनगणना बताई जाएगी उसी में क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए आप सब ध्यान दीजिएगा कि पहली बार जनगणना का उल्लेख इजराइल में 1500 ईसा पूर्व में मूसा द्वारा किया गया, और भारत में भी जनगणना जो है प्राचीन काल से होती चली आ रही है। और भारत में पहली बार जनगणना का उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भारत में पहली बार जनगणना का उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिला, पहली बार जनगणना का शास्त्र मिला। और मध्यकालीन इतिहास में अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने जो अपनी पुस्तक जो आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख किया था। किसके दरबारी कवि थे? देखिए अकबर के दरबारी कवि मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन इतिहास ये प्राचीन काल में थे। कब थे ये प्राचीन कालीन थे। ये मध्यकालीन इतिहास में अकबर के दरबारी कवि, अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने अबुल फजल ने जो है जनगणना अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख किया है। जनगणना का वर्णन मिलता है। जनगणना का वर्णन मिलता है प्राचीन काल में जो है कहाँ मिला था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य के अर्थशास्त्र मिला है। मध्यकाल में जो है अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल के पुस्तक आईने अकबरी में जनगणना के बारे में वर्णन मिला है। और पहली बार सुव्यवस्थित आधुनिक ढंग से जनगणना 1749 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? स्वीडन में कराया गया था। स्वीडन में देखिए पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित क्या
सुव्यवस्थित ढंग से पहली बार सुव्यवस्थित जनगणना 1749 ईस्वी में। कब? 1749 ईस्वी में स्वीडन में कराया गया। स्वीडन में कराया गया था। देखिए, पहली बार जनगणना जो सुव्यवस्थित ढंग से सही क्रम से 1749 ईस्वी में स्वीडन में कराया गया था। उसके बाद भारत में पहली बार जनगणना, उसके बाद देखिए थोड़ा सा और है इसमें, जबकि 10 की जनगणना का प्रारंभ, जो कहते हैं कि जनगणना हर 10 साल में होता है न, 10 की जनगणना का जो प्रारंभ जो है सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में अमेरिका ने से प्रारंभ हुआ था, अमेरिका ने कराया था। जबकि देखा जाए अगर, हाँ, 10 की जनगणना का प्रारंभ 10 की जनगणना का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में अमेरिका ने कराया। 1890 ईस्वी में पहली बार 10 की जनगणना का प्रारंभ हुआ कि जनगणना हर 10 साल में होगा। तो यह योजना सबसे पहले अमेरिका में चली। सबसे पहले अमेरिका में जनगणना हुई कि जो जनगणना हो रही है हर साल नहीं होगा, एक बार हो जाएगा तो 10 साल बाद पुनः जनगणना होगी, हर 10 साल में जनगणना होती चली जाएगी। तो भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना जब हुआ था, देखिए कब हुआ था। देखिए, भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जो जनगणना जो है 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में गवर्नर जनरल, 1872 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के समय में, किस समय में? लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो, ठीक, पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। तथा 1881 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 की जनगणना का प्रारंभ हुआ। और भारत में प्रत्येक 10 की जनगणना का प्रारंभ जो है, भारत में प्रत्येक 10 की जनगणना का प्रारंभ, भारत में प्रत्येक 10 की जनगणना का प्रारंभ 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में। 1881 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में
लॉर्ड रिपन के समय में हुआ ना। ठीक, भारत ने पहली बार जो 10 की जनगणना जो चली, 10 साल में जनगणना होने का प्रावधान चला 1881 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। ध्यान दीजिएगा, किससे पूछता है पहली बार 10 की जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ? 1881 ईस्वी से भारत ने पहली बार 10 की जनगणना का प्रारंभ किसके कौन गवर्नर जनरल था भारत के उस जो 10 की जनगणना का प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड रिपन थे। और भारत ने पहली बार जनगणना का प्रारंभ सही सुव्यवस्थित ढंग से जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ अगर पूछा जाएगा तो भारत में जो है अगर पहली बार जनगणना हुई तो 1872 ईस्वी में। और उस वक्त जब जनगणना हो रही थी उस सब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस सब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था। और पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से जनगणना जो कहा पूछा जाए तो 1749 ईस्वी में स्वीडन में कराया गया था। कहां कराया गया था? स्वीडन में कराया गया था। और पूछा जाए मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर के दरबारी कवि कौन थे जो जनगणना कराने का जिनकी पुस्तक जनगणना के बारे में लिखा गया है? बताएंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल थे, जिनकी पुस्तक आईने अकबरी में जो है जनगणना का वर्णन मिलता है। अब किससे पूछता है प्राचीन भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में मिलता है? तो प्राचीन भारत को शामिल करते हुए 1972 की जनगणना को शामिल करते हुए 2011 तक 2011 तक 2011 तक 2011 तक की यह कैसी जनगणना है? यह 15वीं जनगणना है। यह 15वीं जनगणना है। 1972 की जनगणना को शामिल करते हुए 2011 तक की यह जो है 15वीं जनगणना मानी जाती है। और स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की कौन? स्वतंत्र भारत की, जबकि स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। 2011 तक जो देखा जाए स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना मानी जाती है। जनगणना 2011 के
जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्र मौलिक के निर्देश में संपन्न हुआ था। अगर किसी पूछता है कि 2011 की जनगणना जो हुई उस वक्त जो है जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्र मौलिक थे। कौन थे? सी चंद्र मौलिक। जनगणना 2011 जनगणना 2011 की समय में या जनगणना 2011 के जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त जब 2011 में जनगणना हो रहे थे उस वक्त जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्र मौलिक। डॉक्टर सी चंद्र मौलिक के निर्देशन में संपन्न हुआ। मौलिक के निर्देश में संपन्न हुआ। डॉक्टर सी चंद्र मौलिक के निर्देश में संपन्न हुआ जनगणना 2011 जो हुई। अब अगर पूछता है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4%, 2.4% है। मात्र 2.4% ही है। जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जबकि जब गणना किया गया उस वक्त 2011 में जनगणना हुई, भारत की जनसंख्या भारत का कुल क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल में का जो है सिर्फ 2.4% ही है बस। हाँ, क्षेत्रफल में गणना किया गया, तुलना किया गया। जबकि भारत की जनसंख्या किसकी? हाँ, जबकि भारत की जनसंख्या जो है जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, देखिए भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। सोचिए कि क्षेत्रफल जो है बढ़ा 2.4% बढ़ा और जनसंख्या बढ़े तो कितना? 17.5% जनसंख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 17.5% बढ़ गई जाने दीजिए। और जबकि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। नहीं, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की
जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या के दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया तो भारत जो है चीन के बाद जो है दूसरे स्थान पर है। इसे हमने लिख दिया जनगणना 2011 के अनुसार में से लिख भी दिए हमने, ठीक। अब उसके बाद देखिए, जबकि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, जबकि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। जबकि भारत हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो कैसे स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा जापान की पूरी जनसंख्या के लगभग पूरे देश के मिला करके इन सब जनसंख्या के बराबर लगभग भारत की जो है जनसंख्या है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ है। जनसंख्या अगर देखी जाए अगर भारत की, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या देखी जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। कितना? 121.08 करोड़ है भी, अब वर्तमान तो और है, परंतु 2011 में तो यही था 121.08 करोड़ थी जनसंख्या। जो संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए, यह जो भारत की जनगणना 2011 में 121 करोड़ थी, ये लगभग जो है 5 देश, कितने देश? 5 देश के जनसंख्या के लगभग बराबर था। कितने देश के? 5 देश। 5 देश कौन कौन से? देखो 5 देश से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको कहते हैं हम लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका एक हो गया, इंडोनेशिया 2 हो गई, इंडोनेशिया 2 हो गया, एक ब्राजील है, तीसरा क्या है? ब्राजील, चौथा पाकिस्तान,
और पांचवा देश है बांग्लादेश और जापान। 6 देश है। बांग्लादेश, बांग्लादेश तथा एक जापान। ये 6 देश की जनसंख्या मिलाकर के लगभग भारत की जनसंख्या के बराबर है। और इन 6 देश की जनसंख्या जो है लगभग 121.4 करोड़ है। कितनी है? इन सबकी जनसंख्या लगभग 121.43 करोड़ है। सोचिए 6 देश मिला करके तब भारत की जनसंख्या के बराबरी कर रहे हैं। और शिक्षा का क्षेत्र देखा जाए हमें लग रहा है कि बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे। खेल कूद की बात की जाए बहुत पीछे हैं हम लोग अभी। सब चाहे चीन अमेरिका बहुत आगे है खेल कूद में, हमारा भारत देश बहुत पीछे है। तो देखिए, और देखा जाए भारत गांव का देश, भारत हमारा जो है गांवों का देश है। ये जो भारत देश है एक शब्द कहा जाए गांवों का देश है। किसका देश है? गांव 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 गांव, ठीक ना। ये कहते हैं हम लोग गांव में निवास करते हैं, कोई लोग शहर निवास करते हैं। हाँ, भारत हमारा जो गांव का देश है। और गांवों में जो है देश की कुल जनसंख्या का जो है 68.9 68.9% लोग जो निवास करते हैं। भारत हमारा गांव का देश है। और गांवों में देश की कुल जनसंख्या, भारत ने गांवों में कुल जनसंख्या जो है देखा जाए, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो गांवों में कुल जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, अगर एक हिसाब कैसे बताया जाए। देखिए, गांवों में देश की कुल जनसंख्या, भारत देश के गांवों में कुल जनसंख्या 68.9%, 68.9% निवास करती है। अगर भारत देश के देखा जाए गांव में, गांव के जो है भारत देश जो है अधिकतर लोग गांव में निवास करते हैं। कहाँ? 68.9% लोग जो है 69% लोग जो है गांव में निवास करते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं शहर निवास करते हैं। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर जो है 17.7% पाई गई है। जो भारत की जो जनगणना जब हुई थी 2011 में, जनगणना जब हुई थी तो ये हुआ कि जनगणना में कितनी 10 की वृद्धि हुई, 10 साल में भारत में कितनी वृद्धि हुई, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, ये देखा गया, पाया गया 17.7%। कितना? हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि, किसकी? भारत की 10 की वृद्धि, भारत की 10 की वृद्धि 17.7% है। सोचिए कितनी तेज भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, 17.7%। 10 साल में 18% लोग भारत में जनसंख्या बढ़ी भारत में, महिलाओं पुरुषों की। जबकि भारत की वार्षिक जनगणना वृद्धि 1.64 थी। क्या थी?
हाँ, भारत में वार्षिक जनसंख्या, भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, भारत में वार्षिक जनगणना 2011 के अनुसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। जनगणना 2011 के अनुसार है, ये सब ध्यान दीजिएगा। अभी 2011 ही चल रहा है, जनगणना नहीं हुआ है तो यही माना जाए, वर्तमान ही माना जाएगा, जब हो जाएगा भूतकाल हो जाएगा ये, ठीक ना। हाँ, यदि भारत की वार्षिक वृद्धि दर 0.9% रही, देखिए जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर उस हिसाब से जनगणना बढ़ती गई तो अगर भारत की जनगणना 0.9% हर वर्ष बढ़ती जाएगी तो लगभग 2045 तक भारत हमारा जो है चीन को पीछे छोड़ देगा। कब तक? 2045 तक। अभी नहीं छोड़ पाया है। जिस हिसाब से जनगणना बढ़ रही है इसके आधा हो जाए तब 0.9% हर वर्ष बढ़े, यानी कि हर 10 साल में जो है 10 से गुणा कर दीजिए 0.9 से 9×90, मतलब अगर 9% जनसंख्या हर 10 साल बढ़ती गई तो 2045 तक जो है हमारा भारत देश जो है चीन को पीछे छोड़ सकता है। अगर इस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती गई तो लगभग 2030 तक जो है हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे। जनसंख्या की में जो है 2030-2035 तक संभवतः है। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है 1.64 बढ़ी है, 10 साल में लगभग हो गया, जानते कितना हो गया? 16%, मतलब कि 17% लगभग बन रहा है, 17% बन रहा है। तो अगर इस साल जनसंख्या बढ़े तो हम लोग जो है 2035 तक, 45 छोड़ दिए 35 तक जो है हम लोग चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। कुछ कारण बस नहीं हो पाया तो एक जनगणना। और सुनिए, ये जी हिसाब अगर हमारा भारत देश जनसंख्या में बहुत आगे है और खेल कूद में देखा जाए, पढ़ाई में देखा जाए बहुत चीज पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए बहुत पीछे है, इसलिए भारत देश हमारा जो है जनसंख्या में ही आगे चल रहा है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है मुस्लिमों की जनसंख्या है भारत में हुई। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि अगर हुई तो मुस्लिम की हुई। देखिए 2045 तक हम 0.9% अगर जनसंख्या ही बढ़ी हर साल तो 2045 तक हम लोग चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर जो 1.64% हर साल जनसंख्या बढ़ी तो 2035 तक लगभग हम लोग चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। और जनसंख्या में देखिए और क्या है आगे, अब 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में -0.3% की गिरावट आई थी। पहली बार जो जनसंख्या में कमी जब आई, भारत के जनसंख्या में कमी कब आई थी? हाँ, भारत में पहली बार जनसंख्या में कमी 1911 से 1921 के बीच हुई। देखिए भारत ने पहली बार जनगणना देखा है, जनसंख्या कमी कब पाई गई? 1911 से 1921 के बीच पाई गई। वो भी कितना पाई गई? जो 1911 से 1921 के बीच जो कम हुई, कितना हुआ? 0.3% की कमी। कितने प्रतिशत कमी? 0.3% की कमी पाई गई।
और जनसंख्या में गिरावट का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, उस समय भारत में अकाल और महामारी का प्रकोप आया था। 1911 से में जो है भारत में जो अकाल पड़ गया था, महामारी आ गई थी, प्रकोप महामारी जैसा बीमारी आ गई थी, अनेक प्रकार की बीमारियां आई थी। उसी बीमारी के कारण जो है इसके कारण जो है मृत्यु दर अधिक हो गई, जन्म दर जो है कम हो गया। लोगों का जनसंख्या नहीं बढ़ी, परंतु लोग जनसंख्या में कमी बराबर आ गई। जब अकाल आ गया, तमाम तरह की बीमारी आ गई, हैजा जैसी बीमारी आ गई, उस वक्त दवा सही कोई कर नहीं पाया, अधिक से अधिक लोग मर गए। लगभग 0.3% लोग जो है मरे थे 10 साल के अंदर। जनगणना हुई तो 10 साल में 0.3% लोग मर गए थे, और जो जन्म दर था, जन्म दर कम था, मृत्यु दर अधिक हो गया था। अब एकाएक देखिए परिवर्तन कब हुआ? 1921 के बाद देश की जनगणना में तीव्र गति आ गई थी। 1921 के बाद भारत में जो है जनगणना में जो है बहुत तेजी से जो है बहुत तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। इसलिए 1921 की जनगणना को देखा जाए, 1921 की जनसंख्या को भारत में जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक कहा जाता है। इसीलिए 1921 की जनगणना जो मानी जाती है, भारत में महान विभाजक के रूप में माना जाता है। महान विभाजक मतलब बहुत तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई 1921 के बाद से। थोड़ा देखिएगा नोट, जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए, जनसंख्या के संरचना में अंतर्गत आयु, देखिए हम लोग जनसंख्या में क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जनसंख्या पढ़े, जनसंख्या में पढ़ते क्या क्या है, तो ये ध्यान देना है। जनसंख्या, देखिए जनसंख्या में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या के अंतर्गत जो है पहले नंबर पे आता है आयु। क्या देखते हैं हम लोग जनसंख्या में आयु देखते हैं कि जनसंख्या में आयु मतलब लड़का है लड़की कई साल का है, ठीक, आयु। उसके बाद लिंग, क्या देखते हैं? लिंग, स्त्री है पुरुष है, ठीक, स्त्री है कि पुरुष। धर्म, क्या देखते हैं इसके बाद? किस धर्म का है, हिंदू धर्म का है, मुस्लिम का है, सिख ईसाई है, कौन सा धर्म का है। उसके बाद भाषा देखते हैं, क्या देखते हैं? भाषा, किस भाषा का ज्ञानी है वो, कैसी भाषा है उसका, कैसा लैंग्वेज है उसका, कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे कि बिहार भोजपुरी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है अवधी भाषा का प्रयोग होता है, बंगाल में जो है ले जाओगे दूसरी भाषा है। हर राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। उसके बाद देखा जाए साक्षरता आई, साक्षरता कि किस राज्य के लोग कितने साक्षर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। जनसंख्या से मालूम चला कि यहाँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी तो है, ठीक है, परंतु कितने पढ़े हैं ये मालूम होना चाहिए। और भारत जनसंख्या तो है तो ठीक है, कितने से कितने आयु तक लोग हैं, कौन से कितने स्त्रीलिंग हैं, कितने पुल्लिंग हैं, किस धर्म के लोग हैं भारत उत्तर प्रदेश में, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं किस राज्य में, और किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है, कैसे लोग पढ़े लिखे हैं कि गंवार हैं। और उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति। उसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि आती है, जनसंख्या वृद्धि मतलब कहाँ की जनसंख्या कितनी बढ़ी ये मालूम होना चाहिए। जनसंख्या के अंतर्गत सब आएंगे। और घनत्व, ग्रामीण तथा नगरीय अनुपात भी आता है, इसी में घनत्व भी आता है, कितना घनत्व है भारत का, उत्तर प्रदेश का घनत्व। घनत्व के बाद आता है, देखिए इसमें ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या क्या है
कितने लोग गांव निवास करते हैं, कितने लोग नगर में। ग्रामीण एवं नगरीय। मतलब कि मान लीजिए जैसे हम कहते हैं हमारा भारत मान लीजिए गांव है, भारत मान लीजिए गांव है, यहाँ की कितनी जनसंख्या है, जो जनसंख्या है उसमें कितनी आयु के लोग हैं, कई साल से कई साल तक लोग हैं, ये मालूम करना है। किस लिंग के है, कितने मेल है कितने फीमेल हैं, ये मालूम करना है। कितने धर्म के लोग, कितने जात के लोग, जैसे धर्म दे गांव देखा जाए जात हेरा जाए, गांव में धर्म तो हेरा नहीं जाएगा, गांव में जाति हेरी जाएगी। कितने जात के लोग हैं, जो है कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, इनकी साक्षरता कितनी है, कितने साक्षर हैं कितने निरक्षर हैं। उसके बाद यहाँ की जनसंख्या कितनी है, वृद्धि कितनी हो रही जनसंख्या में, कितनी वृद्धि हो रही हर साल। यहाँ का घनत्व कितना है, मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने घर हैं, ठीक, और कितने लोग ग्रामीण है, कितने लोग शहरी है, कितने लोग गांव रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं। ये सब पूरे जो है बायोडाटा देना ही जनसंख्या के अंतर्गत आता है। हाँ हाँ, हर बार देखिए सबसे पहले आता है लिंगानुपात, आता है क्या रहा है लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखी जाए तो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए लिंगानुपात न, लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो यहाँ लिंगानुपात से तात्पर्य है कि पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात होता है, पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात, जैसे कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, यही कहलाता है लिंगानुपात। ठीक, यही कहलाता है लिंगानुपात, यही कहलाता है। लिंग तो जानते ही है, स्त्री पुरुष जो है मेल फीमेल होता ही है, और अनुपात मतलब कि स्त्री पुरुष में कितने का अनुपात है। ठीक, जैसे 1000 पुरुष है कितनी महिलाएं हैं, ठीक, यही लिंगानुपात कहलाता है। भारत ने यह अनुपात जो है देखा जाए, अगर भारत ने यह अनुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या में दर्शाया गया है, तो लिंगानुपात से देखा जाए भारत में जो है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों के बारे में बताया गया है लिंगानुपात के बारे में। और 1901 ईस्वी में 1000 पुरुषों पर जहां 972 स्त्रियां, 1901 ईस्वी में 1000 पुरुषों पर 972 स्त्रियां थी। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार वहीं 1921 में अब तक के घट करके जो है सबसे कम 927 हो गई है। देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज ये है कि 1901 में, कब 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, कब 1901 ईस्वी में जो है 1000 पुरुष पर 972 स्त्रियां थी। कितनी थी? 1901 ईस्वी में 1000 पुरुष पर 972 स्त्रियां थी, और जबकि वही 1921 में, कब 1921 में जो है कमी भी आ गई थी ना, 2011 1911 से 1921 में कमी भी आई थी, जबकि 1921 ईस्वी में
घटकर, हाँ एक ही तुलना जब होगा एक ही हजार पुरुष से होगा, घट करके जो है 927 रह गए। कितनी रह गई? 927 हो गई थी। 1000 पुरुषों पर 927 स्त्रियां बची थी 1921 में। क्यों ऐसा क्या हुआ? क्योंकि महामारी और विस्फोट के कारण आत्मांतर व्याधाएं आ गई थी। 2011 की जनगणना 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 था। ये भी ध्यान दीजिएगा। 2001 कब का? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात 933 था। कितना था? 933 था। वही 2011 की जनगणना के अनुसार 10 अंकों की बढ़ोतरी होकर के 943 हो गई। हाँ लिख लीजिए। हाँ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 10 अंक बढ़कर 943 हो गई है। 943 हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया था ये। ठीक, अब देखिए भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल राज्य है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, हाँ भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार, हाँ जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात राज्य, भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। वहां का लिंगानुपात देखिए, जो केरल राज्य है, केरल राज्य का लगभग लिंगानुपात जो है सबसे अधिक था। कितना था अब ये देखना है। 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां थी। कितनी थी? 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां थी।